आइए इसको शुरुआत करते हैं। एवरीबॉडी टू यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार, आप सबका तहे दिल से मैं इनविटेशन और आपका आगमन करता हूँ। यहाँ पे सेमिनार को बिगिन करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा that we all are youth of India, हम सब नौजवान हैं और इस प्रोग्राम का जो इंटेंशन है ये यंगस्टर ही है, जो नया भारत है, जो नया इंडिया है। मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया कोई नक्शा नहीं है, कोई एटलस या मैप नहीं है। इंडिया उसका यूथ है और हम जिस देश में रहते हैं, आपको पता ही होगा क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, 70% पॉपुलेशन आर यूथ। हम यूथ है और यूथ में बीइंग मुस्लिम होने के नाते जब हम 30-35 करोड़ लोग इंडिया में मौजूद है, तो आप समझ सकते हो कि इंडिया की तरक्की के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए और हमारे अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए हमारा यूथ एक कितना बड़ा पावर है। इस पावर को महसूस करने के लिए और करवाने के लिए इस यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार का यहाँ पर आयोजन किया गया है। मैं यूथ लोगों को मुखातिब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दो प्रकार की एज होती है। एक वो एज है जिसको हम ओल्ड एज बोलते हैं, यानी बुजुर्ग लोगों की जिंदगी जो बुरी नहीं है। उन लोगों ने अपनी जिंदगी का बजाहिर तौर पे उम्र का एक बड़ा पड़ाव ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो डेफिनेटली हमें हमारे बुजुर्गों से, हमारे बड़ों से उनका एक्सपीरियंस, तजुर्बा और जिंदगी की हिकमत और दुआओं को शामिल करके आने वाली जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसका विजन, मिशन, प्लानिंग और गोल सेटिंग को भी समझना इस वक्त की अब जरूरत हो चुकी है। मैं इस वक्त की जरूरत इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज nowadays we are living in technological and digitalization era। और चंद सालों में हमने देखा कि मोबाइल और इंटरनेट के आगमन के बाद पूरी दुनिया ने अपना रुख बदल दिया। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई, एक छोटा सा गांव बन गई। अगर आप यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर एक बैठे हुए शख्स से बात करना चाहते हो तो ये चंद सालों पहले मुमकिन नहीं था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो बदलाव हुआ है दुनियावी तौर पे, आलमी तौर पे बहुत फास्ट हो चुका है। और एक मैं नई चीज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बदलाव, जो चैलेंज, जो प्रॉब्लम हमें रिलेशनशिप में आ रही है, हमें धार्मिक तौर पे आ रही है, हमें फाइनेंशियल तौर पे आ रही है या जहनी तौर पे आ रही है, उसका दूसरा पड़ाव मैं आपको बता दूं, वो एआई के स्वरूप में आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स साइंस, और धीरे धीरे रोजगारी का मसला हो, धर्म का मसला हो, पॉलिटिक्स का मसला हो, और आप बखूबी जानते हो कि दुनिया में जितने भी चैलेंज और बदलाव आ रहे हैं उसके कारण की तह में जाया जाए तो हमें काफी हद तक इस टेक्नोलॉजी के प्रकोप को, उसकी नेगेटिविटी को समझना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाकर हमें दीन और दुनिया और आखिरत दोनों का जो हमारा मकसद हयात है और जरूरत की जिंदगी है उसको डिफरेंशिएट करके समझना पड़ेगा। ये बीइंग मुस्लिम, मुसलमान होने के एतबार से हम पे लाज़मी है, हम पे बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यू आर अ न्यू एज ऑफ इंडिया। यंगस्टर के पास उम्मीदें, होप है, ड्रीम है और हम अपने फ्यूचर को समझ के क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में मौजूद है क्योंकि अभी हमारा जिंदगी जितना आगे बचा है, जैसे काफी लोगों ने मुझे बताया कि सब कॉलेज में रहकर कैसे अपने दीन और दुनिया को बैलेंस किया जाए, दैट मींस ये हमें समझने की जरूरत है। तो हमारे पास तीन बहुत बड़ी चीजें मौजूद है। एक समय मौजूद है, जो हमसे बड़ी उम्र के लोग हैं डेफिनेटली बजाय तौर पर दुनिया में उनके पास ज्यादा समय मौजूद नहीं है। वैसे मौत और हयात किसी का फिक्स नहीं है, फिर भी एक दुनियावी एतबार से देखा जाए तो जिन लोगों ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जी लिया है
उनके पास समय अभी कम है, एनर्जी डे बाय डे उनका कम होता जा रहा है, यानी शरीर बूढ़ा हो रहा है। एंड थर्ड, उनके पास अपने जीवन को समझने के लिए उतना ज्यादा मिशन बनाने का भी इतना समय नहीं बचा है। तो वी हैव एनर्जी, विजन, मिशन एंड टाइम। जब आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितनी एनर्जी है, आपके पास कितना समय बचा है, तो कोई बेवकूफ भी होगा जो टाइम मैनेजमेंट को ना समझेगा, जो एनर्जी मैनेजमेंट को ना समझेगा, और जो हम समझेंगे नहीं ना। तो मैं अपने 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि अच्छी आदतों को जानबूझ के समझदारी से बल जबरन बड़ों के द्वारा बच्चों में एस्टैब्लिश नहीं की गई, तो ये समाज, ये बुरा माहौल, ये सोशल मीडिया या फिर आने वाले जितने भी नेगेटिव चैलेंज है वो बाय डिफॉल्ट उसको बुरा बना ही दे। मैं अभी चंद दिनों पहले हमारे क्लास में पेरेंटिंग सेमिनार ले रहा था, तो मैंने बिगिनिंग में उनको ये कहा कि आज से करीबन 20 साल पहले बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे होंगे जिनके बच्चे ज्यादा हो गए, 5 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, और कभी उनको वो पेरेंटिंग का मसला सताया नहीं। अभी डे बाय डे आप देखते जाएंगे कि बच्चे कम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी पेरेंटिंग करना, तरबियत करना और बच्चों को सही तरीके से तालीम तरबियत करके बेहतर जिंदगी देना, ये हर घर की समस्या हो चुकी है। मैं अक्सर एक मजाक में बात बोलता हूँ कि हम आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट किया या उनकी आज्ञा का पालन किया, और हमारे बच्चे पहली पीढ़ी है जिन्होंने हमें इंसल्ट करना शुरू किया। नाउ वी आर इन द जोन ऑफ सैंडविच। हमने वो माँ बाप देखे जो अपने पिताजी के सामने हाथ बांध करके खड़े रहे, और हमने वो पीढ़ी भी देखी, मैंने उस स्टूडेंट्स को भी देखा जो अपने पिताजी के सामने चप्पू और छुरी लेके उनको मारने के लिए भागा। इतना बुरा इम्पैक्ट हमारे नौजवानों में हो रहा है। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, इसको धीरे धीरे समझने का हम प्रयास करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, जैसे इरफान भाई ने बताया, सही करियर किसको कहते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन उसकी क्लियर करना चाहता हूं कि पॉपुलैरिटी वर्सेस रियल करियर। सही अपने बिजनेस का, सही अपने करियर का इंतखाब करना ये अलग चीज है, और चंद मिनट का क्लिप बना के, रील्स बना के और शॉर्ट्स बना के वायरल हो जाना, ये शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी। और डे बाय डे दुनिया की भाग में हम मुसलमान भी, उसके लिए वो बहुत बुरा लग रहा है कि रील्स की वजह से, टिकटॉक की वजह से लोग इतनी हद तक गिर रहे हैं चंद मिनट की पॉपुलैरिटी पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, वो अपने घर की बातों को दुनिया में फैला रहे, स्टंट कर रहे, गीत गा रहे, और अश्लीलता भरे यानी नेगेटिव वीडियो बनाकर भी कुछ भी हो सर मुझे वायरल बनना। किसी को भी पूछा जाए बेटा क्या बनना है, बड़ा वायरल बनना है, मुझे वायरल होना है, और ये वायरल होने की दौड़ में ये इतना बड़ा वायरस बन चुका है कि हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि चंद मिनट के लिए पॉपुलर होना अलग बात है, और रियल करियर बनाना इज्जत के साथ और इसके हलाल के साथ और अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों को समझने के साथ ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये एक लंबा प्रोजेक्ट है। मैं अभी तक जितने भी सेमिनार किए और जितने भी पढ़े लिखे बाशऊर और दुनियावी तौर पे, दीनी तौर पे सफल लोगों को मिला हूं, उन्होंने एक ही बात बताई है कि सर करियर इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। सही करियर बनाना ये 10 साल का प्रोजेक्ट है, सही करियर बनाना ये 20 साल का प्रोजेक्ट है। हमारा एजुकेशन
सिस्टम, अगर आप इंजीनियर बनते हो, अगर आप डॉक्टर बनते हो, तो एक लेंथी स्लो प्रोसेस है, बट सटन, चौकस और फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल देने वाली प्रोसेस है। मैं इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप कम उम्र में अगर कमाना शुरू कर दो, जैसे मान लो मैंने 7वीं तक भी पढ़ाई किया और मैं अर्निंग करना शुरू कर दिया, और स्लोली मैं अर्निंग करता जा रहा हूं, और मेरा एक दोस्त जिन्होंने बहुत कम उम्र में कमाना शुरू नहीं किया, पर उसका एक विजन है कि आई वांट टू बिकम डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। अब वो इंजीनियर करने के लिए पढ़ाई करेगा 2-5 साल, जैसे हमारे इरफान भाई ने बताया कि 3 से 8 साल का एक कॉलेज का युग होता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि अगर इंटर्नशिप करता है या कॉलेज की पढ़ाई करता है तो 12 के बाद करीबन 10 साल लगेगा, और 10 साल पढ़ते पढ़ते इन बिटवीन उसका 1 रुपए का भी मान लो इनकम नहीं होता है, बट जैसे ही अपनी डिग्री लेकर वो मार्केट में आता है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ इंजीनियर, बीइंग अ आर्किटेक्ट इंजीनियर या सिविल इंजीनियर, अब उसको जो पैकेज मिलेगा वो बड़ा पैकेज मिलेगा। यानी हमारे माँ बाप को, पेरेंट्स को भी ये समझने की जरूरत है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो अब सब्र करने की आवश्यकता है। हम लोग का बहुत जल्दबाजी हो, जल्दबाजी में जो इनकम आता है वो मजदूर को आता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप देखिए कहीं पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो और बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा हो, वहां अलग अलग प्रकार के लोग मौजूद होते हैं। एक वो शख्स मौजूद है जो मजदूर है। मेरा यहाँ मजदूर को बताने का इंटेंशन बुरा नहीं है, वैसे इस्लाम में सबसे बेहतर रोजी वही है जो अपने हाथों से की जाए, पर यहाँ यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार में मैं आपका जहन ये देना चाहता हूँ कि कैसे अपने आप को स्मार्ट अर्निंग की तरफ लेकर जाया जाए, ये भी बुरा नहीं है। क्योंकि जब आप पढ़ते ही नहीं हो और डे बाय डे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो आप मोहताजी का शिकार होते हो, और मोहताजी कभी कभी हमें कुफ्र की तरफ ले जाती है। तो मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाने की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहा हूँ। और जैसे रिफाइनरी ने लिखा था कि पढ़ाई का मिशन विजन सिर्फ कमाई नहीं होना चाहिए, अपनी जिंदगी को बेहतर जीना, अपने रिलेशनशिप को सुमधुर बनाना, अपने समाज में योगदान करना, और कम्युनिटी, सोसाइटी और मानवता, पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतर एग्जाम्पल बन के उनको योगदान देना, ये इतना बड़ा मिशन विजन होना चाहिए। हमारे बच्चे और सोसाइटी ने एक फिनोमिना और सफलता की एक बहुत छोटी व्याख्या रखी है, और वो है पैकेज। हम सफल उसी को मानते हैं कि बेटा तेरा पैकेज कितना है, सर में पर ईयर 3 लाख रुपया कमा, तो माँ बाप की सफलता बच्चों के लिए पैकेज है, और बच्चे घर में पैकेज लेकर आ जाए, 2-5 लाख रुपया कमा के लेकर आ जाए, तो माँ बाप के लिए बच्चा सफल है। और ये सफलता की अंधी दौड़ है। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम समाज के अंदर भी भौतिकवाद, मटीरियलिस्टिक सक्सेस और मादी चीजों को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि डे बाय डे हम भी वही मसलों में फंस रहे हैं जो मसलों में गैर फंस रहे हैं। तो हम भी डे बाय डे उसी मसलों में फंस रहे हैं जहां पे गैर फंस रहे हैं। इस बात को हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। व्हाई वी आर डिफरेंट? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ वी आर डिफरेंट। व्हाई वी आर डिफरेंट? वी आर मुस्लिम। That's why we are different. We have not only this world goal, but we have a after this world also. हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि कैसे अपनी दुनिया और बात की दुनिया में भी हम कामयाब हो पाए। हमारे पास दो लक्ष्य है। अब इसकी डिटेल में मैं जाने का प्रयास करता हूँ। एक्चुअली मैं पॉइंट ये बता रहा था कि कहीं पे बिल्डिंग बन रहा हो तो वहां पे एक मजदूर फिजिकल हार्डवर्क करके ईंट हो, कच्ची हो, रेती हो, उसका तगारा
बहुत ज्यादा श्रम करके 2-5 फ्लोर तक उस माल को पहुंचाता है। सबसे ज्यादा फिजिकली हार्डवर्क वही कर रहा है। सेकंड स्टेज पे देखा जाए तो मजदूर के ऊपर एक मिस्त्री मास्टर होता है। वो मास्टर सेंटिंग मास्टर होता है कि तारे काम आ करवाना चाहिए या इनको मुकवानी से आम करवाना चाहिए, ये थोड़ा ऊपर होता है और उसका कामकाज होता है मैनेजमेंट और गाइडलाइन। इसके ऊपर और बात किया जाए तो कॉन्ट्रैक्टर होता है। कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जिसने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो कॉन्ट्रैक्ट उसने मिस्त्री या मास्टर को दिया होगा कि आप हमारे को काम करवाओ। ये कॉन्ट्रैक्टर तीसरे लेवल पे है जिसने एक्चुअली अपनी स्किल का और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली बिल्डर से डील किया है। उसके बाद चौथे लेवल पे एक शख्स आ रहा है, वो है आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, जो फिलहाल उस साइड पे मौजूद नहीं है, जो फिलहाल अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है केबिन के अंदर, जो प्लानिंग कर रहा है, जो कंप्यूटर या लैपटॉप पे बैठ कर उस जगह को डिजाइन कर रहा है कि कैसे मैक्सिमम इसका उपयोग किया जाए, कैसे जगह को बेहतर बनाया जाए। वेल प्लानिंग, वो ब्लूप्रिंट या लेआउट प्लान बना रहा है और वो कभी-कभी विजिट कर रहा है। अब जब एक्चुअल देखा जाए तो मेहनत सबसे ज्यादा वो मजदूर कर रहा है और उसका श्रम मूल्य, उसका वेजेस सबसे कम उसी को मिल रहा है। फिर और थोड़ी कम मेहनत फिजिकल तौर पे मास्टर कर रहा है, उसको थोड़ा ज्यादा मिल रहा है क्योंकि उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। उससे और कम मेहनत कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, कम्युनिकेशन करके उस डील को फिल करने में उसको और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मिल रहा है। और ये आर्किटेक्ट इंजीनियर जो कभी-कभी विजिट कर रहा है या एक साथ में 10 साइट चला रहा है, उसको उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो यह समझने की आवश्यकता यह है कि काम का पैसा नहीं मिल रहा, विजन का पैसा मिल रहा है, प्लानिंग का पैसा मिल रहा है और ब्रेन के इस्तेमाल का पैसा मिल रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो डिग्री लेना सिर्फ आवश्यकता नहीं है और सफलता सिर्फ डिग्री लेने से नहीं आएगी। आपको अपने विजन को ब्रॉड करना पड़ेगा, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को, कम्युनिकेशन को, डीलिंग पावर को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। मैंने शुरू में प्रश्न इसलिए किया था ताकि मैं देख पाऊं कि हमारा यूथ, हमारे नौजवान क्या पब्लिक के बीच में खड़े रहकर माइक पे कुछ सवाल भी पूछ पाते हैं। और हम जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं यहाँ सवाल पूछना ही स्टोरी बात पूछना है। और ये सवाल ही है जो लीडर को हिलाता है, जगाता है और भगाता है। धीरे धीरे हम सवाल ही नहीं पूछ सकते। ना हम स्कूल सिस्टम में क्वेश्चन करते हैं, ना हम इस सिस्टम के खिलाफ कोई क्वेश्चन करते हैं, ना हमारे फ्यूचर के बारे में कोई क्वेश्चन करते हैं। हम इतने ज्यादा ओवर आज्ञाकारी हो चुके हैं कि कुछ गलत होता है तब भी प्रश्न नहीं करते। मैं अपने नौजवान लोगों को कहना चाहूंगा कि यूथ होने का सबसे पहला क्वालिटी ये है कि आप सवाल कीजिए जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ, अपने करियर को लेकर कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, why I am going to my MSc, why I am pursuing my college, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूं, क्या मैं नौकरी ही करना चाहता हूं या बिजनेस ही करना चाहता हूं या समाज को और कुछ देना चाहता हूं, कुछ बेहतर चीजें करना चाहता हूं। और सिर्फ पढ़ा लिखा होने से समाज में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, ये अधूरा सत्य है। पढ़े लिखे होने के साथ आपके पास विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और कौम खिदमत की भलाई का जज्बा होना चाहिए। और ये क्वालिटी तब आएगी जब आप उसको समझोगे, वरना हमारा मिशन विजन वो ही रोटी कपड़ा और मकान, मेरे बीवी बच्चे और मकान, बस इसी के अंदर जिंदगी आएगी, खत्म होगी और चले जाएगी। दरअसल आपको विजन बनाना पड़ेगा, गोल सेटिंग करना पड़ेगा।
तो मैं यही बता रहा था कि एजुकेशन का जो दरअसल पर्पस है वो दो है, एक जरूरियाती जिंदगी को फील करना। अब थोड़ी सी अच्छी बात आएगी, मैं चाहता हूं आप मेरे और ध्यान दीजिए। एक तो अपनी जिंदगी की जरूरत को फील करना, जिंदगी की जरूरत को फील करना मींस मी, माय फैमिली, और फैमिली के अलावा अगर समाज में योगदान कर पाता हूं तो हमें रोजी रोटी के मसले को भी सॉल्व करना है, बट ये अल्टीमेट हमारा लक्ष्य नहीं है। इसके साथ साथ मकसद जिंदगी को भी समझना है। जरूरियात जिंदगी, रोटी कपड़ा मकान डेफिनेटली बेहतर होना ही चाहिए। इसके साथ साथ मकसद हयात, जब इस दुनिया में क्यों आए। पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम रोजी रोटी के चक्कर में, जीवन जरूरियात के चक्कर में मकसद हयात को भूल रहे हैं। और जब मकसद हयात को भूल रहे हैं तो आप कितना भी अर्निंग कर लो, 200 करोड़ कमा लो, 500 करोड़ कमा लो, और मकसद हयात को जैसे फराइज और वाजिबात, जैसे हमारा कॉलेज के नौजवान बता रहे थे कि सब कॉलेज में दीन और दुनिया को कैसे बैलेंस किया जाए। डेफिनेटली हमें जो भी प्लानिंग करना है, केंद्र में हमें फराइज को रखना है। एग्जाम्पल नमाज, जैसे आप अगर टू डू लिस्ट बनाते हो दिन का, तो आपको प्लानिंग में केंद्र में नमाज को रखना है। मैं 1 बजे एक्चुअली चौक बाजार जाने वाला हूं, वहां पे मैं नमाज अटेंड कर दूंगा। ऐसे करके अगर 5 बजे आप कोई फील्ड वर्क कर रहे हो तो केंद्र बिंदु में आपका फराइज और नमाज होनी चाहिए। और जब तक फराइज वाजिबात ये सारी सीक्वेंस को आप नहीं समझते हो तो आपका कितना बड़ा भी पैकेज हो जाए, दरअसल हम खसारे हैं, हम खसारे। इसे कोई हदीस मुबारक का मफहूम है कि बहुत ही खसारे में वो शख्स जिसका आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर ना, और हमें आने वाले कल को ही बेहतर बनाने का सिर्फ फिक्र रहा है, सोच रहा है। ये सोच आना भी मुझे लगता है रब की नेमत। क्या हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच तो पा रहे हैं कि कैसे हमें जरूरियाती दीन और मकसद हयात और जरूरियात जिंदगी को बैलेंस करके आगे बढ़ा जाए। तो हम भी मुस्लिम इस बात को बहुत समझने की जरूरत है कि जिंदगी को सर्वाइव भी करना है, अपने बच्चों को, मकान को, घर को, जरूरियात जिंदगी को समझना जरूरी है। और उसके साथ साथ हमारा पर्पस भी समझना जरूरी है कि व्हाई वी आर हियर। इसके बाद हमें दुनियावी तौर पे गोल सेटिंग इसलिए करना जरूरी है कि आज से बहुत वर्षों पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी किया गया था कि दुनिया में कितने प्रतिशत लोग दुनियावी तौर पे कामयाब होने के लिए कुछ प्लानिंग करते, गोल सेटिंग करते, तो पता चला सिर्फ 2% लोग करते। 98% लोग अपने जीवन का, पढ़ाई का और फ्यूचर का कोई मकसद, गोल नहीं बनाते। इसका अगर ह्यूमन हिस्ट्री को देखोगे तो चंद वैज्ञानिक के नाम ही आपको बता, ह्यूमन हिस्ट्री को देखोगे तो चंद सफल लोगों के नाम ही आपको पता होंगे। और मैं आपको बताऊं, अगर आप लिस्ट बनाने बैठोगे ना, आप मैक्सिमम 100 to 100 लोगों का लिस्ट बना। इसकी वजह ये है कि 700 करोड़ लोग हैं और 2% या 1% लोगों का गोल होता है, और वो दुनिया पे रूल करते हैं, राज करते हैं। आज के आप अगर ग्लोबल लेवल का नजरिया देखिए तो पूरी दुनिया को चंद लोग ही चला रहे, और इस चंद लोगों को अगर आप समझो तो उनका अपना कोई गोल है दुनिया के तौर। हमें अपने गोल को बैलेंस ऑफ लाइफ का गोल बनाना। वैसे तो बहुत तफसीलात है और समय तो मुझे कम दिया गया है। बैलेंस ऑफ लाइफ में हमें एजुकेशन गोल, अर्निंग गोल, फाइनेंस गोल, फिजिकल गोल, मेंटल गोल, सोसाइटी गोल, ये सब गोल को बैलेंस करके अपनी जिंदगी को आगे चलाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि 2% पीपल जस्ट अचीव द गोल। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि इसके बाद में लिखा है बेस्ट यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो आपको 2 काम करना है। जो हमारे यंगस्टर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको 2 काम करना है। आपको स्टडी को ऑर्गेनाइज करना है और अल्टीमेट गोल को गाइडलाइन के द्वारा और अपने 4T को जानने के बाद अपना करियर सेट करना चाहिए।
वैसे बहुत तफसीली गुफ्तगू है और बहुत स्पीड में आपको बताना चलूं। काफी बार लोग बोलते हैं सर मुझे क्या करना चाहिए, ये अंदर की आवाज समझ नहीं आ रही। सर आप मुझे बताइए, सर आप मुझे बताइए, या लोग यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं या किसी अंकल को देख के अपना गोल बना रहे हैं। अब मैं आपको समझा यहां से सही, जो बाहर से आवाज आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया की आवाज हो, यूट्यूब की आवाज हो या समाज में जो चल रहा है, ये बाहर की आवाज आप पे थोपी जा रही है और उसके जो बाहर से थोपा जाएगा वो मेरे अंदर का कहना नहीं होगा। जैसे चंद दिनों पहले मेरे स्टूडेंट है वो काम करते हैं, मुझे बोले सर मुझे शेयर मार्केट में आगे ट्रेडिंग करना, और उसकी बहुत डीपली जब काउंसलिंग की तो पता चला कि वो विचार, वो आइडिया उसको सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट देखने से आ रहा था। सर नमस्कार, लाखों रुपया कमा रहे हैं सर, अभी मैं 2 महीना रुपये इकट्ठा करने वाला हूँ और उसके बाद में मैं अर्निंग करने वाला हूँ। फिर उसको बैठ के समझाया गया, उसके फादर का ऑलमोस्ट बहुत अच्छा बिजनेस है। फिर मेरी गाइडलाइन पे मेरी इज्जत करके उसने शुरू किया। अभी रियल बात ये है उसके फादर का बिजनेस ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है विद इन 6 मंथ, क्योंकि उसका नौजवान लड़का करीबन 2 साल से फादर से कनेक्ट नहीं हो रहा और बाहरी दुनिया के इन्फ्लुएंस में इतना शिकार हो गया था कि सर मुझे शेयर मार्केट करके हिला देना है, जबकि खुद हाथ पे पैसा नहीं है। तो अगर बाहर से कोई आवाज आ रही है, ये आवाज उस पे थोपी जा रही है, इट्स नॉट माय नेचुरल कॉलिंग। नेचुरल कॉलिंग उसको बोलते हैं कि वो काम कि जिसको करते वक्त आपको मजा आता है, आपको समय का पता न लगता, आप टाइम से आउट हो जाते, आपको खाना पीना इवन 1 नंबर जाने के लिए भी मन नहीं करता हो, आप एक फॉर्म में, गहराई में और यकसुई के साथ डूब जाते हो। ना टाइम का आपको पता चलता है, ना आपको लोकेशन का पता चलता है, ना आपको खाने पीने का कोई ख्याल रहता है। समझ जाओ ये आपका पैशन और इनर वॉइस है। और एक बात आपको बताऊं कि ऐसा कोई काम जिसको जब आप करते हो तो आपके दोस्त नहीं, आपका दुश्मन भी आपकी तारीफ करता है। ये जो भी कहूं तू मेरा दुश्मन है पर ये चीज तू बेहतर कर पा। अगर ये 4 पॉइंट समझ में आ जाए, यू आर आउट फ्रॉम टाइम, you are out from location, you don't have any or think about your food and anything, and your enemy also appreciate for this skills. That's your inner calling. अपने करियर को अगर आप सिलेक्ट करते हो, एक तो खुद समझने का प्रयास कीजिए, काउंसलिंग करवाइए। हमारे खिदमत खल्क में कितने बड़े-बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा डिग्री लिया है और बहुत तजुर्बेकार है, तो उसकी गाइडलाइन के द्वारा भी अपने करियर को सिलेक्ट करना चाहिए और बार-बार वक्त अपनी इनर कॉलिंग को समझना चाहिए। इसके बाद जो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है दौरे हाजिरा में, वो सबसे पहला ये है कि लोग क्या करेंगे। सर मैं पढ़ाई करता हूँ ना, तो भला अंकल मुझे पूछते रहते हैं कमाई कैसे। सर फिलहाल मैं डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, तो वो बाजू वाले आंटी है ना, वो मुझे बार-बार टॉन्ट करते रहते हैं कि इतना पढ़ करेगी तो काम कब करेगी। वैसे हमें दोनों को बैलेंस करना, जितना बाहर की आवाज को सुनोगे, पहली बात रिएक्ट करोगे, दूसरी बात और उसके जाने के बाद गौर करोगे, तो आप अपने मिशन से नेगेटिव हो जाओगे। मैं जितनी बाहर के लोगों की बात सुनूंगा और उस पर गौर करके उनको सच मान लूंगा, चंद दिनों के बाद देखना मैं अपने मिशन को छोड़ दूंगा। तो पहले तो नो रिएक्ट। अगर आपने लक्ष्य बनाया है कि आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, मेरे दोस्तों यारों, ये लंबा प्लानिंग होता है, ये 10 साल बाद 15 साल बाद हमें रिजल्ट मिलता है। अभी चंद दिनों पहले मेरा प्रोग्राम में नवसारी में था, तो आप एक फेज आमद करके
मुल्ला हॉस्पिटल के डॉक्टर है, काफी सीनियर है, वो अपने लेक्चर में बता रहे थे कि मेरे सारे दोस्त अर्निंग करना शुरू कर दिए और मैं डॉक्टर बन के 32 इयर्स में मेरा पहला सैलरी घर में आया। पर मैं अपने मम्मी को बधाई दूंगा कि उन्होंने मुझे कभी काउंट नहीं किया। और जब मेरा पहला अर्निंग करके घर में आया, उसके बाद मैंने अपना फ्लैट लिया, घर लिया और बहुत सारी चीजें मैं बचा पाया, क्योंकि मुझे एक डॉक्टरेट की पदवी पे बाहर रह गया। तो वो सारी एवरेज जो चंद सालों से मैं बीट नहीं कर पा रहा था, मैं डॉक्टर बनने के बाद आज बहुत सुकून भरी जिंदगी जी रहा हूँ। समझदार भी है वो शख्स और अपने फाइनेंशियल जिंदगी को समझ पा रहा। तो सबसे पहले हमें सब्र रखना है, तहम्मुल रखना है। पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि हम अक्सर सेमिनारों में कहते हैं पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, और बहुत कम पेरेंट्स है जो उनको सपोर्ट करते, जो घर में वातावरण देते। और हम अक्सर अपने स्टूडेंट्स बोलते हैं सर जैसे घर पे जाता हूँ ना पापा मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, सर मम्मी पूछती रहती है कि तेरा कजिन कमाना शुरू कर दिया है, तू कब कमाए। और हमारे नौजवान बच्चे कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस में रहते हैं। और मैं आपको बताऊं वो बच्चे कामयाब होते हैं जिनको पिताजी और माताजी दोनों का बेहतर सपोर्ट मिलता है और वो बोलते हैं कि मेरा बेटा मैं तेरे साथ बैठा हूं, तेरे को जो करना है आई विल बी ऑलवेज विद यू। ये एक डायलॉग उसको समाज में लड़ने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है। दूसरे नंबर पर यह है कि आज दौर में हमें अपने बच्चों को बुरे दोस्तों की संगत से बचाना, ये भी पढ़ाई का बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन। देखो आपको दौरे हाजिरा में अब बच्चों का दोस्त बनना पड़ता है। पुराने जमाने में हो सकता है हमारे पिताजी हमारे दोस्त न बन पाए, पर घर के बाहर इतने ज्यादा बुरे काम के अड्डे मौजूद नहीं। आज घर के बाहर न भी निकलो तो मोबाइल हाथ में आता है। किसी साहब ने बहुत खूब कहा था कि घर की दीवारों को ऊंचा करने से क्या फायदा, घर की दीवारों को ऊंचा करने से क्या फायदा जब तूने अपने घर में ही मोबाइल और इंटरनेट ला दिया। तो हमें अब समझना पड़ेगा, जैसे इरफान भाई बताते हैं कि बच्चों को मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो किन दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, वो कहां पे जा रहे हैं, वक्तन फवक्तन हर रोज या कभी कभी भी फादर को ये रिपोर्ट देना पड़ेगा कि बेटा आज दोस्तों के साथ क्या बातचीत किया और नया जीवन क्या हुआ। और अक्सर इसका टेक्निक मैं आपको बताऊं जो मैं भी यूज करता हूं, आपको अपनी दिनचर्या शेयर करना है। जैसे मैं अक्सर अपने बच्चों को बिठा के बोलता हूं कि आज क्लास में ये हुआ है, फला स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला, फला ने ये बोला, और 4-5 में अच्छी चीजें उनको बता, ताकि उनको अच्छी चीजें लोगों में देखने का नजरिया आए। और जैसे मैं शेयरिंग खत्म करता हूं ना, फिर मेरे बच्चे भी शेयर करते हैं, पापा स्कूल में आज लंच के टाइम पे ये हुआ था और टीचर आज फला लेक्चर के अंदर हमें बाहर नहीं लेके गए। फिर धीरे धीरे बच्चे शेयर कर। जब तक बच्चे शेयर नहीं करेंगे और उसको आप सुनोगे नहीं तो वो बाहर जाके किसी और को शेयर करेंगे। क्योंकि इंसान के अंदर पड़ा हुआ है, उसको सही जगह अगर चैनलाइज नहीं किया गया तो वो पहाड़ के रूप में, वो जंजल के रूप में घर में फिर वापस आए। और बीइंग फादर बीइंग मदर हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बच्चों को बहुत ज्यादा उपदेश देते हैं, नसीहत देते हैं और बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ये काफी लंबा डिस्कशन है। बड़े लाइन में मैं आपको कह दूं कि बच्चों को न बताने का वक्त बहुत ज्यादा है और समझाने का वक्त बहुत कम है। ये मॉडल से सुना, बच्चों को न बताने का वक्त बहुत ज्यादा है, यानी अक्सर आपको सोचना पड़ेगा कि इसको मैं अभी ना बताऊं, इसका मूड अभी खराब चल रहा है, मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा। न बताने वाला वक्त बहुत ज्यादा है और बताने का वक्त बहुत मुख्तसर। उसका मूड देखना पड़ेगा, माहौल को देखना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर को देखना पड़ेगा और अभी किस मिजाज में है
उस मिजाज को, मूड को, माहौल को, सारी चीजों को समझ के बहुत मुख्तसर आपको बताना। बच्चे इतना सुनते हैं, पेरेंट्स को इतना सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चा जब नौजवान होता है 18-20 साल का, तो फादर उसको बोरिंग कर देता। चंद लोग तो बोलते खड़ूस, पता है, क्योंकि हमने शुरू में इतना उसको डोज दे दिया है कि हमारी बातें वो सुनता ही नहीं। तो we should have wisdom talk, we should have less time talk, we should understand that kind of environment and mood of your children. हमें अपने बच्चों का मूड भी देखना है। उसके बाद बहुत बड़ा टॉपिक है, दैट इज अबाउट सोशल मीडिया। इसको ऊपर मैं चाहता हूं कि 10 घंटे की बात करूं तो कम है, और अल्टीमेटली इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चों को मोबाइल हम लाकर दिए, बच्चा खुद से मोबाइल नहीं लेता। जिस दिन आपको लगे कि आपके बच्चों को मोबाइल कब बंद कर देना है, ये समझ आ गई, मोबाइल को कब साइलेंट करना है, कब बंद करना है, ये समझ उसको आ गई, उस दिन उसको मोबाइल देना चाहिए, उसके पहले नहीं देना चाहिए। बच्चा मोबाइल नहीं चलाएगा तो कभी भी बैकवर्ड नहीं रहेगा, कोई पछाड़ नहीं रहेगा, और टेक्नोलॉजी को चलाना ही समझदारी नहीं है। हमारे बहुत सारे कम पढ़े लिखे माँ बाप बच्चों की बहुत तारीफ करते, सर मुझे जो चीज चला के नहीं आती, मेरा बेटा चलाता है, सर बढ़िया से गेम खेलता है। गेम खेलना, यूट्यूब चलाना, गेमिंग करना, ये इंटेलिजेंट होने की निशानी नहीं है, क्योंकि इतना भयंकर तौर पे जब वो एडिक्ट होगा, आपको सोशल मीडिया के जमाने में हमें सब पता है, फिर बच्चा हिंसक होगा। और चंद दिनों पहले अहमदाबाद में क्या घटना घटी आपको पता है। ये घटना कभी इतिहास में घट नहीं रही थी। इसकी गहराई में जाया जाए तो बच्चे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं मोबाइल के ओवर यूज करने की वजह से। तो बच्चों से मैक्सिमम पिताजी को कहना चाहूंगा कि टाइम स्पेंड कीजिए, मम्मी को कहना चाहूंगा कि आप तरबियत कीजिए। दुनिया में जितने भी बुजुर्गों की जिंदगी को पाया गया है, उनकी तरबियत में उसकी मां का हिस्सा होता है। मां पहली दर्शगाह है। मां अगर बेहतर तरीके से कुछ दे पाई, और लॉजिकली भी देखा जाए तो बच्चा बड़ा हो के छोटा हो, मां से ज्यादा वक्त बिता। आज भी हम इतनी बड़ी उम्र के बाद भी पिताजी से डिस्टेंस महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों मेल में है, दोनों मर्द है। बट जब अपोजिट सेक्स होता है तो मम्मी से जेंट्स ज्यादा लगाव महसूस करता है। तो हमें माता और सारे माँ बहनों को भी समझने की जरूरत है कि बच्चों को तरबियत किया जाए, और ऑन स्पॉट खाना खाते वक्त या फ्री टाइम में कुछ ऐसी बात बताई जाए मोबाइल ना यूज करके, जो उनके अखलाक का हिस्सा हो, जो उसके कैरेक्टर का हिस्सा हो, और बहुत सारी बातें। उसके बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम गाइडलाइन नहीं लेके अपने करियर को बनाने का प्लानिंग करते। आइए पेरेंटिंग को मैं कुछ कहना चाहूंगा। पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट दिस ट्रायंगल। पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट दिस ट्रायंगल। पूरा पेरेंटिंग और तरबियत ये ट्रायंगल में छुपा है। एक तो स्टूडेंट्स खुद, एक पेरेंट्स माता पिता और टीचर। हमने ना समझी में पेरेंटिंग का पूरा हिस्सा टीचर पे छोड़ दिया है, उस्ताद पे छोड़ दिया है, या मदरसे के मौलाना पे हमने छोड़ दिया है कि हमारे टीचर उस्ताद ध्यान नहीं दे रहे, टीचर ध्यान नहीं दे रहे, वो अपना काम कर ही रहे। वो जिस लेवल पे समझदार है वो अपना काम कर रहे। अभी वो चैप्टर हमारे पास नहीं है। अगर कोई टीचर, कोई शिक्षक, कोई उस्ताद आपने बच्चों की तरबियत का जिम्मेदारी लेता है, तो दरअसल वो हम पे एहसान कर रहा है। मैं काफी लोगों को देखता हूँ कि मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद को, ट्यूशन के टीचर को और स्कूल के टीचर को भी बहुत बड़ा बुरा बोलते। मैं आपको बताऊं, जो जिम्मेदारी आपकी थी ना, वो टीचर निभा रहा,
दरअसल वो हमको एहसान कर रहा है, और एहसान का बदला एहसान है, एहसान का बदला उसकी कीमत नहीं है। तो टीचर अपना बेहतर काम कर ही रहे हैं। आज भी समाज में अच्छे सोचने वाली ऐसी संस्था मौजूद है, आज भी बहुत सारे टीचर मौजूद है जो फ्री में काउंसलिंग कर रहे हैं, जो फ्री में गाइडलाइन दे रहे हैं, जो फ्री में इस टाइप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये है बीइंग पेरेंट्स कि हमें बच्चों को टाइम देना है, तरबियत देना है और उनको बैलेंस करना है। तो ये 3 चीजें होगी। और यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि हमारा बच्चा अच्छा इंसान भी बने और डॉक्टर भी बने। कितने लोग चाहेंगे कि मेरा बच्चा सूरत का बेस्ट डॉक्टर बने और वो नाफरमान हो? आप चाहते हो? मुझे भी। कितने लोग चाहेंगे कि आपका बेटा सूरत का बेस्ट बिजनेसमैन हो और आपको वृद्धाश्रम में ओल्ड एज होम में डाल? कोई नहीं चाहेगा। हमें दोनों चाहिए, बेटा फरमा बरदार भी हो, अच्छा इंसान भी हो और बेस्ट डॉक्टर भी। वी डोंट वांट बेस्ट डॉक्टर, हमें अच्छा डॉक्टर नहीं चाहिए। आप देखिए समाज में वो डॉक्टर जो अच्छा इंसान नहीं है और बेस्ट डॉक्टर है, तो समाज में वो योगदान नहीं कर पा रहा, वो मी माई सेल्फ और माई फैमिली तक सीमित रह चुका। इसलिए मैं मुस्लिम समाज के प्रोग्राम में इस बात को कहना चाहूंगा कि अगर हम पढ़ भी लिए, डिग्री हासिल कर भी लिया, डॉक्टर बन भी गए और बेस्ट इंसान नहीं बने, वो भी मुस्लिम पढ़े लिखे होने का समाज को कोई बेनिफिट नहीं। आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज में पढ़े लिखे नहीं? काफी लोग हैं, और उन्होंने अपने दायरे को सीमित कर दिया है मनी अर्निंग को लेकर, मी माई सेल्फ माई फैमिली को लेकर। इस वजह से ना सोसाइटी को उनका बेनिफिट हो रहा है, ना धर्म में बेनिफिट हो रहा है, ना समाज में बेनिफिट हो रहा है। इवन वो हमारे एसेट्स नहीं है, लायबिलिटीज है। इसलिए हमें ऐसे डॉक्टर, ऐसे इंजीनियर, ऐसे बिजनेसमैन नहीं चाहिए जो हमारे मजहब में, हमारे धर्म में, हमारी सोसाइटी में, मानवता में कोई योगदान न कर पाए। इससे बेहतर है कि वो न पढ़े या पढ़े, दोनों बराबर की जिम्मेदारी है। तो वी हैव टू बी बैलेंस पेरेंटिंग। उसके बाद ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक फादर ने अपने बेटे को कहा था कि मेरे बेटा अगर तुझे जिंदगी में कामयाब होना है तो स्ट्रगल नाउ एंड एंजॉय रेस्ट ऑफ लाइफ। अभी स्ट्रगल करो और आने वाली जिंदगी को एंजॉय करो। जैसे इरफान भाई ने बताया कि 5-8 साल कॉलेज के बाद लगते, और जैसे इरफान भाई ने बताया कि एक बंदा अगर 60 साल एवरेज भी जी रहा या 80 साल जी रहा, तो कॉलेज के बाद के 8 साल, उसके बाद जिंदगी के 25 से 30 साल इंसान अपनी अर्निंग के लिए गुजार रहा है। देखो, 2 चीजें बेहतर होनी चाहिए, तभी आदमी कामयाब होगा। एक धंधे की जगह जहां उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, प्रॉफिट मिल रहा हो, और एक घर की जगह जहां उसको प्यार और सुकून मिल रहा हो। इस वजह से बहुत सारे लोग काम में बहुत कामयाब है और वो घर पे नहीं रहा, क्योंकि घर में सुकून नहीं है, प्यार नहीं है। और बहुत सारे लोग सिर्फ घर में ही पड़े करियर में कामयाब। तो हमें दोनों के बैलेंस को समझना पड़ेगा। एंड बैलेंस इज अ सक्सेस, बैलेंस इज अ सक्सेस। तो उसके बाद आपको सबसे पहले एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है, पॉजिटिव लोगों के बीच में बच्चों को रखना है। जैसे इस प्रकार के प्रोग्राम में आप आए हो, मैं सारे नौजवान को कहना चाहूंगा जितने भी सेमिनार्स, वेबिनार्स और जो भी अखलाकी प्रोग्राम, बयान और इस्लामिक लिटरेचर को भी इस उम्र में पढ़ना चाहिए। इसके बाद वाली पीपीटी में बहुत डिटेल में इसको समझाया गया है कि मदर का रोल ये है कि मदर को फर्स्ट टीचर भी कहा गया है, और इस्लाम में कहा गया है कि माँ पहली दर्सगाह है बच्चे की। और मैं आपको बताऊं, किसी लेखक ने लिखा है कि जे भूले माँ करी ना है ना बाह्य अवस्था माँ, जे माता जी
પોતાના બાળકના બાલ્ય અવસ્થામાં જે ભૂલ કરી નાખે એને મોટા થયા પછી 100 ટીચરો પણ સુધારી શકતા નથી. એટલે માની ભૂલ બહુ ભયંકર હોય છે. पिताजी केयरलेस नेचर वो भयंकर हो है। और मैं ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम में गया हूं जहां पिताजी ने बच्चों को नेगेटिव किया, इग्नोर किया, जिसकी वजह से वो जीवन में आगे नहीं बढ़े। तो हमें आज अगर कुछ मन में हमारे नौजवान को मम्मी पापा भाई बहन के बारे में कुछ भी नेगेटिव रहा है उसको भी डिलीट करना है। देखो मैं बात करता हूँ, उनकी नीयत साफ है, उनकी कॉन्फिडेंसी कम ज्यादा हो सकती है, काबिलियत कम ज्यादा हो सकती है। मेरे फादर की नीयत अच्छी है, स्टाइल गलत हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि मैं उनकी स्टाइल को पकड़ रहा हूं, उनकी नीयत को नहीं पकड़ रहा। नीयत मेरा भी एक अच्छाई है और आप सब लोगों का नीयत भी अच्छाई है। और दुनिया के कोई भी माँ बाप का नीयत पूरा होता ही नहीं है। माँ बाप हमें दुश्मन तब लगते हैं जब उनकी स्टाइल को, उनके बिहेवियर को, उनकी लैंग्वेज को हम पकड़ लेते हैं और वहां से झगड़ा शुरू होता है। आज के बाद उनके एटीट्यूड को, बिहेवियर को, स्टाइल को न पकड़ के हद तक इतना ट्राई कीजिए कि उसकी नियत तक पहुंचा जाए, नियत उसकी साफ ही मिलेगी। क्योंकि जब आप कोई एक्ट करते हो आपका नियत भी अच्छा ही होता है, आपको कहकर नहीं आता। तो इसका मतलब ये कि सामने वाले का भी यही मसला है। तो पेरेंट्स की नियत बेहतर ही होती है। उसके बाद हमें बच्चों को मॉनिटरिंग भी करना है। लास्ट में ये कॉलेज के साथ बहुत जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखा है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्किल में अगर आपको एक्सपर्टीज के मकाम पे जाना, अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी स्किल्स पे अगर आपको एक्सपर्टीज के मकाम पे जाना हो, एक्सीलेंट बनना हो, तो स्टडी ये बताती है कि उसमें 10,000 घंटे देने पड़ेंगे, 10,000। और अगर स्टूडेंट लाइफ की बात किया जाए तो अगर मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन बताऊं तो 8 घंटे सोने के निकाल दीजिए, 8 घंटे आप स्कूल के निकाल दीजिए और 8 घंटे बचे। उसमें 2 घंटा मान लो आप नमाज, दिनचर्या, डेली एक्टिविटी के निकाल दीजिए। 1 घंटा थोड़ा मैं आपको एंटरटेनमेंट का दे रहा हूं वो भी निकाल दीजिए। 1 घंटा परिवार को दे रहा हूं वो भी निकाल दीजिए। फिर भी आपके पास मैक्सिमम 3 घंटे बच गए। दोबारा से 8 घंटे किसने निकाल दिए? स्लीपिंग टाइम, यस और नो। 8 घंटे किसने निकाल दिए? स्कूल कॉलेज में जाने। 8 टू 16 हो चुके हैं और हमारे पास 8 घंटे बचे हैं। इसको मैनेजमेंट को जिंदगी बोलते हैं। ये 8 घंटे में मैंने आपको 1 घंटा एंटरटेनमेंट के लिए दे दिया। चलो 1 घंटा लिमिटेशन में मोबाइल चलाइए, 1 घंटा मम्मी पापा को टाइम दीजिए, 2 घंटे नमाज और इबादत के निकाल दीजिए, ये भी हमने देखा है। तो 2 और 2 4, अभी 4 घंटे बचे। 1 घंटा थोड़ा गॉसिपिंग में, दोस्तों में, टाइम पास में, चाय में निकाल दीजिए। फिर भी एटलीस्ट आपके पास 3 घंटे बच गए। अगर आप 3 घंटे 365 दिनों से गिनोगे, चलो 365 दिन में भी 65 दिन निकाल लीजिए, थोड़ा एवरेज मोटा मोटा कैलकुलेशन पकड़ते हैं। 300 into 3 hours, 900 घंटे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सालाना आप कोई एक स्किल्स को देकर जब 3 घंटे मुकम्मल करके ग्रेजुएट होगे तो आपका उस स्किल्स में, उस फील्ड में 900 घंटे का प्रैक्टिस होगा। तो आप उस दोस्त से 900 घंटे आगे होगे जो कॉलेज के साथ कुछ नहीं कर रहा। तो क्या क्या किया जा सकता है सर? बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी पीपीटी में 3 कैटेगरी में हमने स्किल को बांटा है। पहली स्किल है सॉफ्ट स्किल्स। आपको पब्लिक स्पीकिंग आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए इसकी तफसील आते में नहीं जा रहा। ये बात मैं आपको 1 to 1 बताऊं तो करीबन 150 या 100 लोग बैठे, मुझे 100 घंटे चाहिए। अब ये हॉल मैनेज किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, पीपीटी का इस्तेमाल किया, हम वक्त, एनर्जी
और आपका वक्त और एनर्जी बचाकर उसी बात को चंद घंटों में मुकम्मल कर, ये पहला पब्लिक स्पीकिंग का बेनिफिट। दूसरी बात, ये चंद फीट की ऊंचाई आपको करियर में बहुत ऊंचाई पे ले जाए। अगर आप किसी कंपनी में प्रेजेंटेशन स्किल्स देते हो तो आपका सैलरी उससे ज्यादा है जो प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं जाता। अगर आप 1-to-1 बात कर पाते, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपने 20 साल पढ़ाई किया और 15 मिनट के इंटरव्यू में आपको बोलना नहीं आया, कितने साल पढ़ाई किया? 20 साल। 20 साल में कितना खर्च किया? लाखों रुपया। अभी आप एक केबिन में गए जहां पे कोई सर बैठे हुए और आपको उसके साथ बातचीत करना नहीं आता। सर मैंने डर लगा, सर कॉन्फिडेंस शुरू में आपसे माइक लेने का मेरा इरादा यही था कि मैं देखना चाहता था कि कितने नौजवान हाथ ऊपर करके सिर्फ सवाल पूछ सकते। अब सोचो, 20 साल की पढ़ाई एक तरफ और 15 मिनट का डायलॉग एक तरफ, और मैं 15 मिनट में ना बोल पाया तो उसने मुझे रिजेक्ट किया, और मैं 15 मिनट में अच्छे से बोल पाया तो मैं उस कंपनी में नेक्स्ट डे प्रवेश कर पाऊं। बाद में मेरा टैलेंट, मेरी स्किल्स, मेरी काबिलियत वो दूसरे दिन पता चलेगी। भैया पहला टिकट तो इंटरव्यू ही है। तो पब्लिक स्पीकिंग आपको आना चाहिए, 1-to-1 कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेटली आना ही चाहिए। अब हम इंटरनेशनल हो चुके हैं यूट्यूब के आने के बाद, उसके बाद डिसीजन लेने की काबिलियत होनी चाहिए और आपका बैलेंस बिहेवियर होना चाहिए। दुनिया में ज्यादातर लोग नाकामयाब अपने टैलेंट की वजह से नहीं होते, अपने बिहेवियर और नेचर की वजह से होते। हम दुखी, प्रॉब्लम रिलेशनशिप में या प्रोफेशन, शिव ने बहुत अच्छा कहा था कि हमें व्यवसायिक प्रॉब्लम नहीं है, हमें व्यवसायिक प्रॉब्लम नहीं है, हमें ज्यादातर व्यवहारिक प्रॉब्लम। तो हमें बिहेवियर को भी समझना पड़ेगा, अपने गुस्से को, अपनी जेलसी को, अपने नेगेटिव कमेंट्स करने की आदत को भी बैलेंस करना पड़ेगा। जब एक मुकम्मल बैलेंस पर्सनालिटी आप बनते हो तो इसके लिए बाकायदा किताबें पढ़िए, शॉर्ट टर्म कोर्स कीजिए। अगर मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा तो कोई बात, हाउ टू कंट्रोल द एंगर, उसमें कुछ यूट्यूब क्लिप देखिए, किताबें पढ़िए। चंद दिनों के बाद आप देख पाओगे कि गुस्से की मेरी प्रॉब्लम स्लोली खत्म हो जाएगी। मैं अपने माइनस पॉइंट को जान लूं, ये मेरा प्लस पॉइंट। मैं बाजू वाले के माइनस पॉइंट तलाश कर रहा हूं, ये विकल्प। और मैं अपने माइनस पॉइंट को जान लूं और उस पे काम करता रहूं तो मेरे हाथ में बेहतर होगा। उसके बाद कुछ टेक्निकल स्किल्स, अगर आप टेक्निकल पढ़ रहे हो तो ये भी आना चाहिए। नाउअडेज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड इज डिजिटल मार्केटिंग। आज से 15 साल पहले बिल गेट्स ने कहा था कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो दरअसल आपका बिजनेस नहीं है। धीरे धीरे ज्यादातर लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, तो डिजिटल की हमें समझ होनी चाहिए। डिजाइनिंग अगर आप कर पाते हो तो ये भी आना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, डेटा एनालिसिस, वीडियो एडिटिंग, और लास्ट में आपको एक्स्ट्रा स्किल जस्ट लाइक, अगर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो मेमोराइजेशन ऑफ कुरान, हॉबीज, ये सबको भी करना चाहिए। आई होप समय बहुत ज्यादा समय हो गया है। लास्ट में क्लोजिंग करके इतना कहना चाहूंगा कि हमें जरूरत है जिंदगी और मकसद जिंदगी दोनों को बैलेंस करके, अपने अखलाक को बेहतर करके, फैमिली की जिम्मेदारियों को निभा के, और वक्त बचता है तो खिदमत खल्क और खिदमत इंसानियत करके, और अपनी जिंदगी में जो इबादत का मकसद है उसको भी फील करके, ईमान के साथ और अपने अमल को बचाते हुए इस दुनिया से जाना ही दरअसल कामयाबी है। बाकी आपने कितना भी अचीव किया, सब यहाँ के यहाँ रहने वाला है। इसकी समझ आ जाना ही रब की नेमत है। तो हमें समझदार बनना है, हमें वफादार बनना है, हमें जिम्मेदार बनना है। यही दरअसल इस दुनिया की कामयाबी है। और रब की बात में दुआ करता हूँ, जो भी बोला उसको कुछ गलती हो गई हो, रब अपने बंदे से माफ फरमाए, और जो बातें आप तक
पहुंची है, मैं दुआ करता हूं कि आप इसको समझे, गौर करें, और एक व्यक्ति ने भी इसके ऊपर कुछ अमली जामा पहनाया, तो डेफिनेटली आज का जो प्रोग्राम है उसका मकसद दरअसल हकीकत में काम है। अल्लाह हाफिज़।